आप देख रहे हैं PSJMD। चलिए एक और कहानी की ओर। वैसे तो हमारे देश में बहुत से हॉन्टेड पैलेस हैं, लेकिन इस लिस्ट में जिसका नाम सबसे ऊपर आता है वो है भानगढ़ का किला, भानगढ़ फोर्ट, जो कि बोलचाल में भूतों का भानगढ़ नाम से भी ज़्यादा। भानगढ़ की कहानी बड़ी ही रोचक है। 16वीं शताब्दी में भानगढ़ बसता था। 300 सालों तक भानगढ़ खूब फलता फूलता है। फिर यहाँ की एक सुंदर राजकुमारी पर काले जादू में महारत तांत्रिक सिंधु सेवड़ा आसक्त हो जाता है। वो राजकुमारी को वश में करने के लिए काला जादू करता है, पर खुद ही उसका शिकार होकर मर जाता है। पर मरने से पहले भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे जाता है और संयोग से उसके 1 महीने बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से लड़ाई में राजकुमारी सहित सारे भानगढ़ वासी मारे जाते हैं और भानगढ़ वीरान हो जाता है। तब से वीरान हुआ भानगढ़ आज तक वीरान है और कहते हैं कि उस लड़ाई में मारे गए लोगों के भूत आज भी रात को भानगढ़ के किले में भटकते हैं, क्योंकि तांत्रिक के श्राप के कारण उन सब की मुक्ति नहीं हो पाई थी। तो ये है भानगढ़ की कहानी, जो कि लगती है फिल्मी पर है असली। तो आइए अब हम आपको भानगढ़ के उत्थान से पतन की यह कहानी विस्तार से बताते हैं। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इस किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर विश्व प्रसिद्ध सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भानगढ़ 3 तरफ से पहाड़ियों से सुरक्षित है। सामरिक दृष्टि से किसी भी राज्य के संचालन के यह उपयुक्त स्थान है। सुरक्षा की दृष्टि से इसे भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एक बड़ी प्राचीर है, जिससे दोनों तरफ की पहाड़ियों को जोड़ा जाता है। इस प्राचीर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी विराजमान है। इसके पश्चात बाजार प्रारंभ होता है। बाजार की समाप्ति के बाद राजमहल के परिसर के विभाजन के लिए त्रिपोलिया द्वार बनाया हुआ है। इसके पश्चात राजमहल स्थित है। इस किले में कई मंदिर भी हैं, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख हैं। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह समूचा किला कितना सुंदर है और भव्य रहा होगा। सोमेश्वर मंदिर के बगल में एक बड़ी बावड़ी है, जिसमें अब भी आसपास के गांवों के लोग नहाया करते हैं। भानगढ़ का इतिहास। भानगढ़ किले को आमेर के राजा भगवत दास ने 1573 में बनवाया था। भानगढ़ के बसने के बाद लगभग 300 वर्षों तक यह आबाद रहा। मुगल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल और भगवत दास के छोटे बेटे व अंबर आमेर के महान मुगल सेनापति मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने बाद में 1613 में इसे अपनी रिहाइश बना लिया। माधो सिंह के बाद उसका पुत्र छत्र सिंह गद्दी पर बैठा। विक्रम संवत 1722 में इसी वंश के हरि सिंह ने गद्दी संभाली। इसके साथ ही भानगढ़ की चमक कम होने लगी। छत्र सिंह के बेटे अजब सिंह ने समीप ही अजबगढ़ बनवाया और वहीं रहने लगा। यह समय औरंगजेब के शासन का था। औरंगजेब कट्टरपंथी मुसलमान था। उसने अपने बाप को नहीं छोड़ा तो इन्हें कहाँ छोड़ता। उसके दबाव में आकर हरि सिंह के 2 बेटे मुसलमान हो गए, जिन्हें मोहम्मद कुलीच एवं मोहम्मद दहलीज के नाम से जाना गया। इन दोनों भाइयों के मुसलमान बनने एवं औरंगजेब की शासन पर पकड़ ढीली होने पर जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने इन्हें मारकर भानगढ़ पर कब्जा कर लिया तथा माधो सिंह के वंशजों को गद्दी दे दी। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी और उस समय उसके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और देश के कोने कोने के राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उसकी उम्र महज 18 वर्ष ही थी और उसका यौवन उसके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकलती थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्रों को हाथ में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी
सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंधु सेवड़ा उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उसने प्रयाग प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र के बोतल जिसे रानी पसंद कर रही थी उससे उस बोतल पर काला जादू कर दिया, जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया था। लेकिन एक विश्वसनीय व्यक्ति ने राजकुमारी को इस राज के बारे में बता दिया। पहाड़ी की चोटी पर तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की छतरी, जहां वो तांत्रिक साधना करता था। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र के बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच सकी और उसकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहां मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं। किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। भारतीय पुरातन सर्वेक्षण द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देख रेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है और इस किले में सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए मनाही है।